Namaskar everyone. I, Dr. Sarika Mohta, welcome you all on behalf of Disha Delphi Public School. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर वीकेंड पर एक वेबिनार की सीरीज के अंदर आप सबसे मिलते हैं. सो इन दिस सीरीज दिस इज द 7th वेबिनार, जहां पर हम किसी बहुत ही रेलिवेंट विषय पर बात करते हैं जो हमारे लिए सोसाइटी एट लार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऐसे ही इस श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे सेफ्टी मेजर्स इन लाइफ. We all know the safety is the most important aspect in the life, because the most important thing in life is survival and everything comes after survival. और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जब हमारे बीच में सेफ्टी के बारे में बात करने के लिए हो खुद इंडियन आर्मी से एक्स सर्विसमैन महेंद्र कुमार शर्मा, जो हमारे लिए बहुत ही प्राउड का विषय है कि वो एक्स इंडियन आर्मी एक्स सर्विसमैन होने के साथ में हमारी सोसाइटी दिशा डेल्फी एजुकेशनल सोसाइटी के भी मेंबर हैं. महेंद्र जी शर्मा सर, he served the Indian Army for the 16 long years. He belongs to the Gorkha regiment and as well as the Para Commando regiment. Being an Indian Army personnel, he is trained for handling the small arms, automatic weapons, rifles, guns. Not only this, but he is expert also in the parachute, firefighting, security of personnel, information, materials and property. So we welcome you Mahendra sir. आपका इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है. आज इस सेफ्टी मेजर्स की इस वेबिनार में मैं सर को वेलकम करती हूँ. और सर आज हमारे बीच में हमसे बात करेंगे सुरक्षा के विषय में कि सर हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, होम लेवल पर रोड सेफ्टी और ट्रैवलिंग सेफ्टी जो है उसको किस तरह से इसका ध्यान रख सकते हैं. सो सर प्लीज प्रोसीड फ्रॉम फर्दर. वेलकम सर. जी श्री कृष्णा. गुड इवनिंग सर, रेस्पेक्टेड टू डीडीएस एंड डीडीपीएस मेंबर्स. आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं सेफ्टी मेजर्स इन लाइफ. आजकल जो है पूरे वर्ल्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट के तरीके से लोग वर्क कर रहे हैं. उसी के साथ जो सेफ्टी मेजर्स है हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से एक चुनौतीपूर्ण एक विषय रखता है. जो तो सर हम बात कर रहे हैं कि ऑक्यूपेशंस जहां हम काम करते हैं, इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स है, जहाँ पे हमें सेफ्टी की दृष्टि से किस तरीके की बातें ध्यान रखना है हमें. तो सबसे पहले आता है हमारे पास में फायर प्लान. फायर प्लान ऐसी चीज है जो कि बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम किस तरह से प्लान करते हैं, कौन सी लोकेशन पे होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस होता है, तो हम देखते हैं कि फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा हुआ है. तो वो एक इतना कारगर होता है किसी भी आग लगने पर कि वो हमें 100% सपोर्ट करता है. तो उसकी नॉलेज हमें जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो हमारे इंचार्ज होते हैं, तो उनको उस पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम गेट पे लगा हुआ है, हमारे फ्लोर पे लगा हुआ है और ये किस तरह से ऑपरेट होता है. तो ऑपरेट के लिए तो हमें मॉक ड्रिल की हमें अभी आगे इसका नेक्स्ट जो मॉक ड्रिल आएगा उसमें हमें बताएंगे कि इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है. तो फायर प्लान जो है हमें हमारे माइंड में रहना चाहिए कि फायर प्लान बिल्डिंग में किस जगह पे और कितने पॉइंट हमारे पास में है. दूसरा है फायर लोड ऑफ कैंपस. फायर लोड का मीनिंग हम सरल भाषा में समझे तो वुडन कितना है हमारे पास में, कम्बस्टिबल मटेरियल, कहीं फ्यूल डंपिंग तो नहीं है, या कहीं स्टोर्स है तो उसमें हमारा कैपेसिटी जो उसके अंदर फाइल्स है और कोई मटेरियल्स है स्टोर्स में, जैसे प्लास्टिक बकेट्स वगैरह है, डेली यूज के जो आइटम्स हैं उसके बारे में हमारे पास में एक फायर लोड हमारे पास होना चाहिए कि अगर यहाँ पे आग लगती है या कोई ऐसा कोई घटना घटती है तो इसको रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास में उसके अकॉर्डिंग फायर एक्सटिंग्विशर है, CO2 है, तो वो प्रॉपर तरीके से हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं है. अगर हमने फायर लोड कैलकुलेट कर लिया तो हमारी उसके ऊपर रेस्क्यू 100% हमारी जीत पक्की है, उसको हम आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं. थर्ड है एजुकेशन फायर ड्रिल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन फायर ड्रिल मैम, इसका मीनिंग ये है कि हम
अपने कैंपस में कोई भी घटना घटने पर, किसी भी डिजास्टर की घटना घटने पर, हम सीखे हुए तरीके से पूरी मैन पावर विद स्टूडेंट के साथ में हम बिल्डिंग को खाली करते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे पूरा ओपन ग्राउंड वगैरह है, जहाँ जगह कम से कम 5,000, 10,000, 20,000 के ऊपर उसकी क्षमता होनी चाहिए, हम जहाँ हम बाहर निकल सके। इसके अंदर क्या है कि जब कोई डिजास्टर पे ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमें जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स को मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो हमें इसमें लिफ्ट जो है बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, लिफ्ट को बिल्कुल अवॉइड करना है। और जो छोटे बच्चे हैं उनका जो वे है एग्जिट का वो अलग होना चाहिए, बड़े बच्चों का अलग होना चाहिए। और इसके अंदर जो रेस्क्यू टीम है, जो इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कोई भी ऑक्यूपेशन है, उसके अंदर जो एल्डर्स हैं, 11th-12th क्लास के बच्चे हैं या एल्डर्स हैं, तो उनको उनका इवैक्यूएशन फायर ड्रिल के टाइम पे उनका अपना वर्किंग मालूम होना चाहिए कि हमें अभी कौन सा स्टेप लेना है, हमें भगदड़ नहीं मचवानी है, एकदम से कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है और कौन सा नहीं करना है। तुरंत किसी पर्सन को जो है लिफ्ट के यहाँ पे डिप्यूट करना है ताकि लिफ्ट को यूज नहीं कर सके। लिफ्ट के ऊपर लिखा रहता है डोंट यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो उसको हमें ध्यान नहीं रखना है। तो इवैक्यूएशन का मतलब ये है कि हम सीखे हुए तरीके से डिजास्टर के टाइम पे, कोई भी इन केस ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे बिल्डिंग को वेकेट करना। नेक्स्ट है मैम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में जो है इसमें सिलेंडर्स जो आते हैं, एबीसी फायर सिलेंडर, जो मैं अभी आपको लास्ट में एक इक्विपमेंट ड्रिल के टाइप में मैं आपको दोबारा इसको इंडिकेट करवाऊंगा। एबीसी फायर सिलेंडर है जो कि ड्राई पाउडर है। सेकंड है CO2 है जो कि इलेक्ट्रिक वगैरह पे इन पे अपन फायर करते हैं। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है या कहीं वो आग लगती है इसके अंदर, तो उसके अंदर हम CO2 को हम यूज कर सकते हैं। CO2 क्या करता है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर्स वगैरह है, या जैसे अगर इसको हम एबीसी फायर करते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के ऊपर, तो स्पार्किंग जब होता है हम इसके ऊपर एबीसी फायर करते हैं तो इसके अंदर जो ब्लॉकेज आने की संभावना पूरी रहती है। ब्लॉकेज जैसे अब सिस्टम जो है 1 लाख का है, 50,000 का, 35,000 का है, अगर हम इसके ऊपर CO2 फायर करते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के ऊपर, तो वो रिपेयरेबल कंडीशन में नहीं होगा, नहीं तो वो एबीसी ड्राई पाउडर करने से वो डेड हो जाएगा। एबीसी जो सिलेंडर है वुडन पे है, प्लास्टिक है, या कोई भी अदर टेक्सटाइल्स वगैरह है और पेपर्स वगैरह है, इस पे हम एबीसी सिलेंडर यूज कर सकते हैं। और थर्ड सिलेंडर है मैकेनिकल फोम टाइप। मैकेनिकल फोम टाइप यूज होता है लिक्विड पे, लिक्विड गैस वगैरह है जहाँ तेल की आग लगने की संभावना रहती है, जैसे जनरेटर सेट है उसमें हम डंपिंग रहता है फ्यूल वगैरह, उस पर हम मैकेनिकल फोम टाइप जो ट्रॉली पे माउंटेड होता है उसके हम उसको यूज करते हैं। उसमें उसकी क्षमता जो होती है वो तुरंत फायर करने के बाद में ऑयल के ऊपर पूरी अपनी लेयर बना लेता है। लेयर बनाने के बाद में उसको रेस्क्यू करने से बहुत आसान होता है। जैसे अंदर वहां पे मैन पावर जाकर के उसको कोई भी चीज ऑपरेट करने की अपनी क्षमता रखता, नहीं तो वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता अगर हम मैकेनिकल फोम टाइप यूज नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट है मैम मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। मॉक ड्रिल, अगर मॉक ड्रिल किसी कैंपस में नहीं होती है तो जितने भी इक्विपमेंट, फायर प्लांट वगैरह, इवैक्यूएशन ड्रिल वगैरह सब बेकार है। मॉक ड्रिल होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब मॉक ड्रिल का मतलब है कि कोई भी घटना होने पर हमें किस तरह से कार्रवाई करनी है, किस तरह से मूवमेंट करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, और उस कैंपस में जो मैन पावर की जो डिटेलमेंट है उस डिटेलमेंट में किसका कौन सा कर्तव्य रहता है। कर्तव्य मतलब जैसे किसी को बकेट लेके आनी है, कोई ब्लैंकेट लेके आएगा, कोई फायर हुक लेके आएगा, कोई डंडा लेके आएगा, कोई स्ट्रेचर लेके आएगा। उस मॉक ड्रिल के अंदर जो है टाइमिंग रेशियो काउंट होना
चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम रेशियो काउंट होता है। एक विजिल लगेगा, एक सायरन लगेगा, एक हूटर बजेगा, उसके अंदर एक लोकेशन होती है कि कोई भी मॉक ड्रिल होगी तो हमको किस जगह पे एकत्रित होना है। मॉक ड्रिल के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, और मॉक ड्रिल होने के बाद में इसकी रिपोर्ट कलेक्टर साहब के पास में, एडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह, इनको हमें भेजना चाहिए। नेक्स्ट है मैम स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मीनिंग है, स्कूल की स्ट्रेंथ तो होती है, इंस्टीट्यूट की है, ऑक्यूपेशन की भी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मीनिंग यहाँ इसलिए ले रहा हूँ मैं कि अगर किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में 3000 के आसपास मैन पावर है, तो 3000 के अंदर हमें 10% जो है 10% मैन पावर को हमें क्वालिफाइड करना पड़ेगा, ताकि वो एक रेस्क्यू टीम की तरह से वो काम कर सके। हम कॉल करेंगे बाहर, पुलिस में करेंगे, फायर में करेंगे, इमरजेंसी में करेंगे, तो उसको आने में यहाँ पे टाइम लगता है। तो हमारी 10% जो स्ट्रेंथ है वो रेडी रहना चाहिए किसी भी चीज का सामना करने के लिए। अगर हमने 10% को हमने क्वालिफाइड नहीं किया तो हमारा उस रिजल्ट पे पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि आधा घंटा, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स इतना हम लग जाता है बाहर से प्रशासन को पहुंचने में। नेक्स्ट है मैम इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स। अब इमरजेंसी जो कॉन्टेक्ट नंबर्स है, ये नंबर्स वो होते हैं जब इमरजेंसी के टाइम पे यूज किए जाते हैं। कोई भी इमरजेंसी होने पर हमें सबसे पहले जो है स्कूल है, इंस्टीट्यूट के जो हेड है, उनको हमें तुरंत सूचना करनी है कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम हो गया। उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करें। हेड का मतलब ये होता है कि किसी भी सूचना जाने पर वो भी तुरंत एक्टिव होगा। उसके बाद अगर आपके दिमाग में आता है कि नहीं मुझे फायर ब्रिगेड बुलानी चाहिए, आग इतनी फैल गई है, नहीं एक शॉर्ट सर्किट हुआ है, मैं अपने, और इस टाइप के जो शॉर्ट सर्किट वगैरह है, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको किसी से भी बिना पूछने की जरूरत नहीं है। किसी से भी बिना पूछे तुरंत फायर को, सिलेंडर को ऑपरेट करना है। इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं मेरे नौकरी पे आंच आ जाएगी, मैं किसी से पूछूंगा तब मैं इसको फायर करूंगा, हो सकता है मुझे इसका पेमेंट करना पड़ जाए। नहीं, आपके दिमाग में आया कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उसको तुरंत हाथों हाथ उसको फायर करो। और फायर करने के लिए बताया आपको कि ये जो एबीसी है, CO2 है और मैकेनिकल फोम टाइप, ज्यादातर यही सिलेंडर यूज होते हैं। अब कहाँ कौन सा सिलेंडर यूज होता है, अगर आपके दिमाग में से निकल जाता है तो आप तुरंत उस चीज को अपने सुपरवाइजर से या अपने टीम से तुरंत पता करो कि यहाँ ऐसा हो गया, मैं कौन सा सिलेंडर फायर करूँ। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप तुरंत उसको कवर करने की कोशिश करोगे। तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर में मैडम एम्बुलेंस है उसका 108 है, पुलिस का है 100 है, और फायर का है 101 है, और जो अपना डॉक्टर होता है, डॉक्टर में से डिपेंडेंसी कोई होती है, डिपेंडेंसी हर कोई अपना डिपेंडेंसी रखता है, कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह अपना डिपेंडेंसी रखता है। तो वो डिपेंडेंसी अगर अपने पास में है तो अपन तुरंत उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर यही प्रॉब्लम आ गई। हालांकि चैनल में ही अपन को इन्फॉर्म करना है, चैनल को ही लेना है, लेकिन चैनल में एक बार इन्फॉर्म करके फिर अपना दिमाग भी लगाना है। नेक्स्ट है मैम पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्ट लेबर्स। ये जो विषय है पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्ट लेबर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल यूपी से, बिहार से, पूरे इंडिया के कोने कोने से अपनी जॉब के लिए आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। उस दौरान उससे कौन सी घटना कहाँ हो जाती है ये वो खुद स्वयं जानता है, लेकिन वो ऐसे स्टेट में निकल जाता है काम करने के लिए जहाँ पे कोई इसके ऊपर शक भी नहीं करता है। तो हमें ऐसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें एक पुलिस वेरिफिकेशन जो फॉर्म है प्रशासन ने निकाला हुआ है, गाइडलाइन है, होम मिनिस्ट्री गाइडलाइन है, उसके अंदर हमको इसका पुलिस वेरिफिकेशन लेना है। हमें उस एम्प्लॉय को जैसे ही हम उसको ऑन रोल पे रखते हैं उसी डेट में उसका पुलिस वेरिफिकेशन फाइल हो जाना चाहिए। उसको आने में 2 या 3 महीने लगता है कंप्लीट होके आने में। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैम डंपिंग फ्यूल ऑन व्हील ट्रॉली। ये रिलेटेड है डीजे से, जनरेटर सेट है, या कोई हमारा ऐसा इक्विपमेंट है जहाँ पे हम फ्यूल को यूज करते हैं। हालांकि फ्यूल जो है डंपिंग रखना जो है प्रशासन यही कहता है कि
फ्यूल एक्स्ट्रा डंपिंग नहीं होना चाहिए। आजकल पेट्रोलियम वगैरह ने भी, जो पेट्रोल पंप है, इन्होंने अपना जो व्हीकल है, मोबाइल व्हीकल भी इन्होंने इशू कर रखा है, कोटा में भी चल रहा है। उससे क्या है कि कॉल करोगे तो तुरंत फ्यूल आके भर के चला जाएगा। और अगर फ्यूल डंप करने की जरूरत पड़ी तो हमें जो व्हील ट्रॉली होती है पहिएदार, उसको हमें उस पर ही डंपिंग करना है। अगर किसी इनकेस कहीं फायर की इमरजेंसी होती है या कोई ऐसा डिजास्टर आता है जिससे अगर वो कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो कॉन्टेक्ट में आने के बाद में डबल जो प्रेशर जो पड़ेगा बिल्डिंग के ऊपर, वो डबल बहुत नुकसानदायक होगा। उसके ऊपर फिर हमें संभलने का भी टाइम नहीं देगा वो। तो कोशिश करें फ्यूल डंपिंग जनरेटर सेट से कम 10 फीट से ऊपर दूरी पे रहना चाहिए। बिल्कुल अटैच होकर के फ्यूल डंपिंग नहीं रखना है। उसके आसपास जो है गेट बिल्कुल क्लियरेंस होना चाहिए, उसके आसपास कोई स्टोर डंप नहीं करें ताकि उसको बाहर निकालने में सुविधा हो। नेक्स्ट है मैम इलेक्ट्रिक पैनल्स। इलेक्ट्रिक पैनल्स जो होता है, इसमें कभी भी लूज वायरिंग, इसका ओपन डोर इस तरह से नहीं होना चाहिए। कभी भी ये कॉन्टेक्ट वे, नॉर्मल जो मूवमेंट वे है वहां पे नहीं होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए ये, ठीक है। और जब हीटिंग टाइम होता है, गर्मी का टाइम होता है, उस टाइम पे इसमें नेट जाल रहना चाहिए ताकि इसकी हीट बाहर निकलती रहे। या इस तरीके से, या उसमें कभी उसमें फैन या एसी सिस्टम भी करते हैं, जैसे आईटी इक्विपमेंट्स का है तो वहाँ पे कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो उसमें कभी एयर कंडीशन वगैरह लगाते हैं, उससे कंट्रोल रहता है। जैसे ईपीबीएच सिस्टम है, उसका पैनल है, तो उसमें हम उसकी हीटिंग को कवर करते हुए उसमें एयर कंडीशन वगैरह या कूलर वगैरह या ऐसा उसमें हम व्यवस्था कर रहे हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि जो वायर्स होते हैं वो क्लोज्ड होने चाहिए, तो ये जो चीज है ये हमारे घरों के लिए भी उतनी लागू होती है सर? यस मैम, मैं इसको अभी जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा होम सेफ्टी में, उसमें भी मैं इसको लूंगा मैडम। जी सर, एक्चुअली सर हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं वो अधिकतर हमारे पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, तो आई वुड लव टू टेल देम कि हमारे यहाँ पर, क्योंकि महेंद्र सर जो हमारी सोसाइटी से एसोसिएट है, तो वो हमारे स्कूल में इस तरह की सारी, मतलब वी आर वेरी प्राउड टू से कि जो हम मॉक ड्रिल्स है वो हमारे स्कूल में टाइम टू टाइम होती रहती है। और ये सारे सेफ्टी मेजर्स का हमारे स्कूल के अंदर अंडर द लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ महेंद्र जी सर इन चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर क्योंकि हमारे साथ में सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, टीचर्स जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हम होम सेफ्टी की बात करें ताकि ये उनके लिए यूजफुल हो सके। ओके मैम। नेक्स्ट है मैम अदर डिजास्टर ड्रिल। अदर डिजास्टर ड्रिल में जो आता है, जैसे फ्लड आता है, उससे बच्चों को ज्यादातर पेरेंट्स को करना चाहिए कि बच्चों को स्विमिंग आनी चाहिए। स्विमिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। अगर हमें स्विमिंग नहीं आती है और हम कहीं ऐसे स्पोर्ट में चले गए कि जहाँ पे हमको स्विमिंग करके ही निकलना पड़े या किसी को बचाना पड़े, तो ऐसी चीजें जो बच्चों को हमको 10 ईयर्स के बाद में उसको सिखाना बहुत जरूरी होता है। और बच्चे ही नहीं, सभी को स्विमिंग सीखना जरूरी है। डिजास्टर में एक स्विमिंग, अभी थोड़े दिन पहले कोटा में फ्लड आया था, तो उसमें ये चीजें कई सारी काम आई थी। जिसको स्विमिंग आता था उसने खुद अपना रेस्क्यू करके खुद बचाव किया, दूसरों को बचाया। दूसरा, बिल्डिंग डिजास्टर, जैसे कभी अर्थक्वेक आता है तो कौन सा हमें अपने कोऑर्डिनेटर से, सीनियर टीचर से, तो उनको बच्चों को हमें कौन सी साइड में लेके जाना चाहिए जहाँ कॉलम बीम वगैरह होते हैं, जहाँ अंडर होता है। हालांकि हमें एविक्यूएशन प्लान करके हमें टोटल बाहर ही निकालना चाहिए जहाँ ग्राउंड ओपन स्पेस होता है। फिर भी डिजास्टर ड्रिल के अंदर जो है, हमें किसी भी डिजास्टर के बारे में हमको पूरा ट्रेंड होना चाहिए, बच्चों को भी ट्रेंड करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट है 11th-12th की क्लास के जो स्टूडेंट है, उनको हम एक रेस्क्यू टीम के तौर पे हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। उनके अंदर ये जुनून होता है कि हम रेस्क्यू इक्विपमेंट इसके बारे में जानने की उनके अंदर जिज्ञासा होती है और उनको ऐसा करने में बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए हमें जो है वीकली सैटरडे को या इस टाइप की जो क्लास है वो हमें एक रोटेशन में रखना चाहिए विद इन
4 टाइम्स इन वीक एवरी सैटरडे 20 मिनट्स की क्लास होती है, उसके अंदर अगर हम रखते हैं तो इसमें ऑल स्टाफ ट्रेंड होने की पूरी पूरी कोशिश रहती है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डॉक्टर से परामर्श लेकर के अपने अपने बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग और अपने स्टाफ के अकॉर्डिंग जिसके अंदर किट आता है, उस किट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। और ये अपने पास रिसेप्शन पे या मेन गेट पे हर 2-3 जगह पे ये चीज हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, इसका इस्तेमाल, इसकी एक्सपायरी डेट, इसके बारे में हमें पूरा ध्यान रखना है। क्या होता है, कभी कोई किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ता है, किसी चीज का कुछ हमारे इस्तेमाल में नहीं आती है, लेकिन वो टेबलेट्स, वो क्रीम्स वगैरह सब एक्सपायरी डेट हो जाती है। तो इस चीज को हम मेंटेन करें और इसको हम नॉर्मल रिपोर्ट की तरह से लें कि हमें हर महीना ये जो है चेक करना है फर्स्ट एड बॉक्स प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है होम सेफ्टी। होम सेफ्टी के अंदर हमारा जो कंबस्टेबल मटेरियल है, जिसको हम बोल सकते हैं किचन। किचन हमारे घर में एक ऐसी चीज है जहाँ पे दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है। तो इसमें जो गैस सिलेंडर होता है, उससे हमें बहुत डर लगता है कि अगर इसमें कोई चीज आग लग गई तो हम बाहर नहीं ले जा पाए, उसको छोड़ के हम भाग जाते हैं। तो उस गैस सिलेंडर को छोड़ के हमें भागना नहीं है। उस गैस सिलेंडर में अगर आग लगती है तो उसको फटने में कम से कम 20 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है, उसकी बॉडी को गर्म होके हीट होकर के उसको ब्लास्ट होने में 20 मिनट्स लगेंगे। तो उसको हमने क्या करना है, उसको तुरंत डिस्कनेक्ट करके उसको तुरंत या तो डिस्कनेक्ट कर दो, या फिर उसको क्या करो, कोई बोरी वगैरह, चादर वगैरह, उसको थोड़ा सा गीला कर लो तुरंत, या कोई भी चीज मोटा टाइप का कोई कपड़ा है मोटा, उसको तुरंत रैपिंग कर लो। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं अगले फेज में डेमोन्स्ट्रेशन में लेके आऊंगा। उस टाइम पे ये डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाऊंगा आपको कि गैस सिलेंडर के ऊपर कैसे रेस्क्यू किया जाता है। उससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो तुरंत आउटपुट नहीं देता है, उसको तुरंत रेस्क्यू करके ओपन एरिया में लाके फेंक दो उसको, और उसको तुरंत या तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, उसको उसकी जो कनेक्टिविटी है, जो ऑक्सीजन है, उससे उसको डिस्कनेक्ट कर दो, आग तुरंत बुझ जाएगी। जब तक वो संपर्क में रहेगा वो आग लगेगी, वो बुझ जाएगा, उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। दूसरा है, इसके अंदर आज हमारे घर के अंदर जो वाटर कूलर है, सॉरी एयर कूलर है, एयर कूलर से जो है हमारे घर में बहुत सारे दुर्घटनाएं हो रही है। उसमें उसकी जो 3 पिन सिस्टम है, 3 पिन की जगह हम 2 पिन लगा देते हैं। 2 पिन में क्या होता है कि वो अर्थ नहीं ले पाता, उसकी वजह से बच्चा उसके संपर्क में आने से कई सारे केस भी समर में आए। इसमें गर्मी के टाइम पे काफी केस देखने को मिला है। तो उसकी प्रॉपर वायरिंग, प्रॉपर 3 पिन सिस्टम, अर्थ सिस्टम, ये हमें हमेशा रखना चाहिए। और रास्ते में हमें अवॉइड करें इसको, बाहर विंडो की तरफ उसको, जहाँ पे बच्चे इसके संपर्क में नहीं आए। अब इस पे मैडम ने बोला था इलेक्ट्रिक पैनल्स। हमारे जो घर के अंदर है इलेक्ट्रिक पैनल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसमें एमसीबी रहती है। अगर हम घर के बाहर जाते हैं तो पूरी एमसीबी हम डाउन करें। अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उसकी व्यवस्था हम उस पर बैटरी के ऊपर करें। सीसीटीवी कैमरा है, कोई सर्च लाइट है, तो उसकी हम व्यवस्था वहां दूसरी जगह लगी। एमसीबी जो है डाउन होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा भी ऑन रहना चाहिए। दूसरा, हमारे घर के अंदर एसी लगा रहता है, फैन चलता है, तो उसके नीचे हमें सोफा सेट वगैरह, बिल्कुल उसके नीचे कोई भी ऐसा वुडन आइटम, उसके नीचे कोशिश करें कि उसके नीचे हम एस्टेब्लिश नहीं करें, उसको हम थोड़ा साइड में करें। क्या होता है कि हीट की वजह से, वायरिंग की क्वालिटी की वजह से उसके अंदर स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होने के बाद में वो मटेरियल के ऊपर जाता है, और मटेरियल होने के ऊपर जाने के बाद में वो इतना बड़ा रूप ले लेता है कि उसके बाद फायर ब्रिगेड ही उसको आकर के, क्योंकि उस टाइम घर में कोई नहीं होता, लॉक होता है, एमसीबी डाउन नहीं होती है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कोई बर्निंग हो जाता है घर में, कोई जल गया तो उसके ऊपर जैसे अपना बर्निंग कोई ट्यूब आती है, और जैसे कोई कोलगेट लगा लेता है, पानी उसके ऊपर नहीं डालना है। जले हुए जगह पे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। खाली डालने के बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हो सकता है तो तुरंत डॉक्टर के या किसी नर्सिंग के स्टाफ के संपर्क में आ जाए, बाकी पानी उसके अंदर नहीं डालना है। बर्निंग ट्यूब आती है वो लगा लें,
ठीक है, और नहीं लगाया तो उसको तुरंत ठंडे में हवा में लेके आ जाए और तुरंत उसको डॉक्टर के या नर्सिंग स्टाफ के संपर्क में आ जाए। इस चीज का हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हम उल्टे पुल्टे स्टेप लेने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट है मैम, अवॉइड लोकल डोर टू डोर सर्विस लेबर्स। इसका मीनिंग है कि आजकल हमारे घर में कोई बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं, कोई बाहर से हैं, लोकल लेबर्स बहुत सारी यहाँ पे कोटा में आ चुकी है। कोटा में नहीं, हर जगह ही पहुंच चुकी है। उसमें कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप हमें ज्वेलरी दे दो, हम इसको पॉलिश करके हम दे देते हैं, दोबारा दे देते हैं। तो वो एक ज्वेलरी लेके आएंगे, उसको पॉलिश करेंगे और उसको जैसे बहुत इजी वे में कर देते हैं, वो जैसे दूसरे लेके जाएंगे तो उसको उठा के लेके चला जाएगा। दूसरी बात, वो हमारी घर की जो चीजें हैं, जब हम उसको जब घर के अंदर एंट्रेंस देंगे तो हमारे पूरा घर को रेकी करेगा वो, कि यहाँ पे कौन सी गाड़ी खड़ी रहती है, कौन सी इनके पास चीज है, कौन सा रास्ता है, कौन सा एंट्रेंस वे है। तो वो लोकल लेबर्स को हम अवॉइड करें। हम जहां तक हम जो अथराइज्ड डीलर है, हम शॉप है, वहीं से हम काम करें। ऐसा केस बहुत सारे हुए थे कोरोना के टाइम के पहले भी कई सारे केस आए थे कोटा में। तो ये प्रशासन ने गाइडलाइन भी निकाली थी तो लोकल लेबर को अवॉइड करें, जिसको हम जानते नहीं। आप डीलर के पास जाएं, वहां जाके कोई भी चीज कराएं, उससे हमारी लाइफ को बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है, घर में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसको मेंटेन करें। नेक्स्ट है, तो फर्स्ट एड में मैंने बताया आपको कि फर्स्ट एड घर के अकॉर्डिंग जो है उसके अंदर पूरा किट होना चाहिए, जो नॉर्मल जो किट होता है, डॉक्टर से वेरीफाई करा करके उसको घर में रखें और उसको यूज करने का तरीका भी नर्सिंग स्टाफ से, डॉक्टर से सीखें। नेक्स्ट है मैम, प्राइवेसी टू बी मेंटेन्ड। तो जो प्राइवेसी की मैं बात कर रहा हूं, ये सभी जगह लागू है, लेकिन घर में इसलिए मैं कर रहा हूं कि पुराने टाइम पे लोग, माँ बाप अपने बच्चों से कह देते हैं कि जा रहे हैं, कि हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, कितने दिन में आएंगे, पापा बाहर गए हुए हैं या कोई मेल पर्सन घर में नहीं है। तो ये प्राइवेसी हमें लीक नहीं करनी है। हमारे पड़ोसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में कोई मेल मेंबर है या नहीं है। ऐसे रेकी होने के बाद में, मालूम पड़ने के बाद में, रूटीन वर्क होने के बाद में ही घर में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो हमें जो प्राइवेसी है, घर के बच्चों को भी ये बताना है, हमें स्टूडेंट्स को, कि प्राइवेसी जो है हमेशा मेंटेन रखनी है। पापा के बारे में, एल्डर्स के बारे में, जो मेल मेंबर्स हैं उनका क्या वर्किंग रहता है, किसी से डिस्कस नहीं करें कि कितने बजे आते हैं, कब जाते हैं, इन आउट टाइम क्या है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है मैम, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स। तो इमरजेंसी जो कॉन्टेक्ट नंबर्स है, जो इंस्टीट्यूट में रहता है, स्कूल में रहता है, वही हमारे पास में, घर में भी हमारे पास में रहना चाहिए, जो गेट के पास होना चाहिए। और विजिबिलिटी हमेशा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स की विजिबिलिटी बाहर की तरफ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने घर में लगा दिया फिर उसके बाद में हम देख ही नहीं पाए उसको। और उस पर आप कॉल करते भी रहो, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करो कि सर मैंने चेक किया था, ये नंबर काम कर रहा नहीं कर रहा, मैं एड्रेस दो, अपनी आइडेंटिफाई दो। लेकिन कभी कभी आप जो 6 महीने में एक बार कर लिया, तो इसको एक बार आप चेक कर सकते हो। दूसरा, जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट बताया मैंने आपको, 101, 100, 108, तो ये जो नंबर्स है, इस पे आप कांटेक्ट करोगे तो किसी भी टाइप का डिजास्टर या किसी टाइप की घटना, पुलिस नंबर जो होता है 100 है, ये जो है, इस पे आप तुरंत उसको सूचना करो। वो क्या करेगा, कंसर्निंग पे वो टाइप कर देगा। डिजास्टर है, मेडिकल की जरूरत है, या पेट्रोलिंग है, या कोई आजकल नाइट मोमेंट में पेट्रोलिंग चलती है पुलिस को गाड़ी, तुरंत आपको संपर्क में कर लेगी। आपको ये नहीं है कि आप फायर नंबर आप भूल गए तो आप फायर फाइटिंग में कौन आएगा, आप पुलिस वाले नंबर पे आप कॉल कर दो, तुरंत आपको वहां पे टीम मिलेगी और वहां पे व्यवस्था मिल जाएगी आपको। रोड सेफ्टी। अब रोड सेफ्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट का विषय है। इसके अंदर जो एक्सीडेंट केस है, जो डेथ केस जो आते हैं, वो आते हैं 2011 में रिकॉर्ड किया था एक बार। उसके बाद में शायद अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, 2011 का रिकॉर्ड है। ये 4.97 lakhs इंजर्ड इन ईयर एक्सीडेंट से। 5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो एक्सीडेंट केस से इंजर्ड होते हैं।
उसमें से जो डेथ केस है वो 1.42 जितने डेथ केस हो जाते हैं, और जो इसका रेशियो है 3.7 मिनट जो है, 3.7 मिनट्स में एक डेथ केस जो है रोड एक्सीडेंट से हो रहा है अभी आजकल। तो इससे हमें क्या लर्न करना चाहिए कि हमें रोड सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को हमें गाड़ी नहीं देनी है। लाइसेंस जो है 16 के बाद हमें लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसके पहले हमें बच्चों को बिल्कुल भी किसी कंडीशन में, चाहे वो कितना भी क्वालिफाइड क्यों हो गाड़ी के लिए, उसको नहीं देना है गाड़ी। अगर हम उसको गाड़ी दे देते हैं और वो एक्सीडेंट में कमिटमेंट हो जाता है तो उसकी पूरी लाइबिलिटी पेरेंट्स पे आती है। और पेरेंट्स के ऊपर लाइबिलिटी, इसके ऊपर जो अभी गवर्नमेंट ने इसको वेरीफाई किया था, वो काफी अच्छी सॉलिड पेनल्टी है उसके अंदर, उसमें पनिशमेंट भी रखा हुआ है पेरेंट्स के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि हेलमेट का हमें यूज करना है। तो हेलमेट भी कौन सा यूज करना है, जो ISI मार्क है। हमें लोकल हेलमेट्स यूज नहीं करना है। अब ISI मार्क जो हेलमेट है उसके अंदर क्या, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी थिकनेस है, वो कोई भी कहीं भी एक्सीडेंट होने पर, कहीं भी कमिटमेंट होते हैं पत्थर पे या कहीं टायर उस पर आता है, तो वो उसको कवर करता है। हमारे पूरे इस एरिया को वो सेफ्टी देता है। तो हमें चांस होते हैं, हमारा ब्रेन वगैरह सब कुछ जो हेड है, जो मेन सीरी है, तो इसके लिए हमें ISI मार्क हेलमेट यूज करना है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हीकल है। हमें अपने व्हीकल के डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर तरीके से देखते रहना है, उसको रिन्यूअल कराना है। लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, RC है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है। और खास करके आजकल जो चल रहा है गैस में, LPG गैस वाली गाड़ियां हम ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उसका हाइड्रोलिक चेकअप बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं। हाइड्रोलिक चेकअप का मतलब, हमने इसको 5 साल तक टैंक को यूज किया तो ये 5 साल के बाद में इसको अब आगे सर्विस देने लायक है या नहीं है। अगर इसका हाइड्रोलिक जो है उसमें हम ये मालूम पड़ेगा कि नहीं, इसको रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है या इसको रिपेयर कराने की जरूरत है, उसके बिना हमें गैस की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ज्यादातर जो केस हो रहे हैं आग लगने का, गैस में आग लगने का, पंप वगैरह है, इसकी मेंटेनेंस है, वो नहीं हो पाती है। अगर हम गैस की गाड़ी को यूज करते हैं तो इसको हमें मेंटेन भी रखना है। दूसरा है अवेयरनेस ऑन ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो कहाँ से यू टर्न करना चाहिए, हमें कौन सा सर्किल पूरा यूज करके ही टर्न लेना चाहिए, हमें बाईपास नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्पीड ब्रेकर्स हैं, उसके साइन क्या होते हैं, पथवे के साइन क्या होते हैं, ये सब हमारे माइंड में होना चाहिए। पथवे के साइन आने के बाद में हमें गाड़ी को क्या करना चाहिए, धीरे करना चाहिए। हम पथवे के साइन के ऊपर हम 60 की स्पीड में गाड़ी नहीं निकालना चाहिए। हो सकता है कि वहां से कोई निकल के जाए। तो ये सब साइन हमारे नॉलेज में होगा तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं और एक्सीडेंट को से बचा जा सकता है। ट्रेवल सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई तो है नहीं, हमें कैसे कोई नुकसान बचाएगा, लेकिन ट्रेवल सेफ्टी के अंदर बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जाने के बाद में हम सिंगल जा रहे हैं, तो पास वाला बर्थ वाला हमारे बारे में पूरी जानकारी रखता है। अगर उसको कहीं कोई इंसिडेंट करना है तो पूरी जानकारी रखेगा, तो हमारा फ्रेंड बनेगा वो। तो कोई खाने पीने की चीज वगैरह आपको क्या करेगा, आपको सप्लाई करेगा। आपको आपस में जो चीज वो खाएगा वही चीज आपको देगा। जैसे कोई फ्रूट्स है, एप्पल्स है, तो हाफ काटेगा वो, हाफ काटने के बाद हाफ आपको देगा। आप सोचोगे नहीं यार ये मेरे साथ में ही मेरा अच्छे फ्रेंड है, तो ये भी तो इसमें से खा रहे हैं, तो मुझे क्या हो सकता है। लेकिन उस फ्रूट में इंजेक्ट होता है, वो इंजेक्शन भी इस तरीके का होता है कि वो पूरे फल को कवर नहीं करता। पॉइजनिंग है या बेहोश होने की दवा है, तो वो आधा निकाल करके आपको खिलाएगा, आधा वो खुद खाएगा। उसमें क्या होगा, वो आपसे सब कुछ पूछ लेगा, आप भाई क्या आप सर कहाँ तक जा रहे हैं, आप जम्मू जा रहे हैं, आप दिल्ली तक जा रहे हैं, ताकि वो अपना पूरा टारगेट वो कवर करे। तो इसलिए ट्रेडिंग टाइम पे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, आपका घर का एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, आपके साथ कौन है, ये आपको नहीं शेयर करना है बिल्कुल भी। आपका सामान कितना है आपके पास में, उनसे यही कहें कि सर प्लीज मैं ये शेयर नहीं कर सकता, या प्लीज आप मुझे फ्री करें, या जो भी आप हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करें। तो ऐसी जो घटना है बहुत सारी होती है। दूसरी बात,
आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बस में ट्रेन में कर रहे हैं, तो आपको भी ध्यान होना चाहिए इमरजेंसी विंडो किधर है, किस लोकेशन में इमरजेंसी विंडो खुलेगा, कहाँ पे है, इसमें प्रॉपर चेनिंग सिस्टम है या नहीं है। आप किसी भी चीज में ट्रेवलिंग करते हैं, आप ऑटो रिक्शा में ट्रेवलिंग करते हैं, तो उसका ड्राइवर का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर उसके पीछे लिखा रहता है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है कि कोई भी ऑटो ड्राइवर्स वगैरह है या ट्रेन में है या कहीं भी, उसका डिस्प्ले नंबर वहाँ पे होना चाहिए। सीआरपीएफ नंबर है तो वो नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं इसमें ट्रेवल कर रहा हूँ, अगर मुझे इमरजेंसी होती है तो मैं किससे मैं कॉन्टेक्ट कर सकूँ, मैं संपर्क किससे करूंगा। अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है तो फिर आप उस टाइम पे हड़बड़ाहट में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ऑटो ड्राइवर्स के नाम नंबर उसके बैक साइड में होता है। अगर नहीं होता है तो आप उनसे पूछिए कि सर आपके नाम इसमें नहीं है, इसमें आपका वो भी नहीं है, तो हो सकता है वो अनऑथराइज हो, वो रेस में भी होगा प्रॉपर। खासकर नाइट के टाइम पे आपको ये तीन चीज, और खासकर उसका जो नंबर है मोबाइल, उसका जो ऑटो का नंबर है या कोई भी व्हीकल है, कार है या कोई भी चीज है, आप उसका नंबर उसके आपके मोबाइल में तुरंत ले लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेवल करना चाहिए। ऐसे केसेस बहुत सारे देखने को मिले हैं नाइट के टाइम पे। सिंगल मूवमेंट, सिंगल व्यक्ति में ज्यादातर ये केस होते हैं जो एक साथ हैं और उसको मालूम है कि नहीं उनके साथ अच्छा सामान है, उसमें ये केसेस वगैरह होते हैं। दूसरा है, आप बाई एयर सफर करते हैं तो बाई एयर के अंदर आपको जो थोड़ी देर एयर होस्टेस की तरफ से थोड़ी सी स्पीच दी जाती है, आपको सीट बेल्ट किस तरह से लगाना है, आपको जो है सेफ्टी जो जैकेट है वो कहाँ होती है, ऑक्सीजन पॉइंट किधर है, आपको कोई सफोकेशन होता है तो किसको खोल करना है। तो उस चीज को आप बहुत सावधानी से सुने, और आपको अगर लगे तो आप हो सकता है तो आप उसको यूज करके भी देखें। उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि नहीं आप मुझे एक बार इसको यूज करके देखना है, तो वो पॉइंट बताएंगे आपको सेफ्टी बेल्ट कैसे लगानी है और जैकेट्स कैसे लगानी है। तो क्या होता है कि जब भी एयर के टाइम पे, जर्नी के टाइम पे, एयर जर्नी के टाइम पे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पानी की तरफ लेके जाता है। कोई भी बड़ी नदी है उस साइड में लेके जाता है उसको, एयरक्राफ्ट को, क्योंकि वहां पे उसकी बचने की क्षमता, जो पैसेंजर्स वगैरह है उनको बचाने की क्षमता अधिक होती है। तो वहां पे वो सेफ्टी जैकेट्स वगैरह सब उसमें ऊपर लगा रहता है, तो वो अपन को आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स। जो इक्विपमेंट्स जो यहाँ मेरे पास में है, मैं उनके बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि फायर इक्विपमेंट्स जो एबीसी और CO2 और मैकेनिकल फोम टाइप, ये किस तरह से ऑपरेट होते हैं और इनकी कंडीशन किस तरह की होती है, यह मैं आपको बताऊंगा। ये जो इक्विपमेंट है, ये है एबीसी ड्राई पाउडर। इसके अंदर जो है, आप ये मीटर देख रहे हैं, आप ये मीटर, ये ग्रीन के अंदर है, जो सेंटर जो है इसमें ग्रीन है, रेड है, बीच में ग्रीन है, फिर रेड है। तो ये जो इसका जो एरो है ये हमेशा ग्रीन पे रहना चाहिए। अगर ये ग्रीन पे नहीं रहता है तो इसका मतलब ये सिलेंडर जो है फायर करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। दूसरा, आप ये लोगो देख रहे हैं, इस लोगो के ऊपर लिखा हुआ है रिफिल चेक ऑफ डेट। ये लास्ट ईयर कब रिफिल किया था और नेक्स्ट में इसका ड्यू कब है। अगर इसका रिफिल हम ध्यान नहीं रखेंगे और ये एक्सपायरी डेट हो जाता है तो फिर हम इसको जरूरत पड़ने पर ये काम नहीं करेगा। इसको जो है यूज करने का तरीका, इसमें ये जो पिन है, ये जो पिन है इसका, इसमें एक सील लगी रहती है यहाँ पे। ये जो सील है, छोटी सी सील है, इस सील को ये जो है सील है, इस सील को तुरंत इस तरह से ये जो इसकी सील तोड़ दी, तोड़ने के बाद में इसको बाहर निकाला। ये पिन अपने पॉकेट में रखना है, इसको फेंकना नहीं है, ये पिन रखना है। उसके बाद में ये जो पोजीशन होती है सिलेंडर की इस तरीके से, और नीलिंग पोजीशन, अगर आग नीचे जमीन पे कहीं है तो हम अपने जो नी है, घुटना है, उसको नीचे इस तरह से करें और सिलेंडर को थोड़ा सा ऐसे करें और बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल नजदीक जाकर के, जितना हो सके उतना नजदीक जाकर के उसको फायर करें। एबीसी मैंने बताया आपको, वुडन के ऊपर
प्लास्टिक के ऊपर और ये जो अपना स्टोर है, पेपर्स वगैरह हैं, इसके ऊपर हम इसको फायर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो इक्विपमेंट है ये है CO2। ये जो इक्विपमेंट CO2 है, इसको फायर करने का जो तरीका है, ये जो इसमें भी जो है ये सील, इस टाइप की सील होती है इसके अंदर, ये सील, इसको तोड़ने के बाद में इसके अंदर पंप होता है, इसको राइट टर्न करना है। राइट टर्न करने के बाद में इसको इक्विपमेंट के ऊपर, जहाँ पे IT का इक्विपमेंट है या पैनल है, इसके ऊपर हमें फायर करना है। इसके अंदर जो गैस है CO2 है, वो बिल्कुल कोल्ड है, बिल्कुल कोल्ड गैस निकलती है इसके अंदर। इससे हमारी बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। इसका जो वेट है 9 kg वेट है इसका, 9 kg सिलेंडर। ये जो इक्विपमेंट है ये है मैकेनिकल फोम टाइप। ये इक्विपमेंट इस इक्विपमेंट को यूज करने का तरीका जो है, ये ट्रॉली पे माउंट होता है। इसको जो ट्रॉली को होता है, इसको टेढ़ा करके इसके व्हील के ऊपर है, इसको मूवमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ये मूवमेंट होता है इजीली। इसका जो वेट है ये 50 kg है। और इसके अंदर CO2 का कार्टेज होता है। CO2 का कार्टेज मैकेनिकल फोम टाइप को तुरंत ऑपरेट करके जो तरल पदार्थ है उसके ऊपर उसको कवर करता है, उसको आगे बढ़ने से तुरंत रोकता है, उसको मैन पावर उसके अंदर एंटर कर सके। ये है फायर होल्स, जो हमने बात अभी पहले बताई थी आपको कि जो फायर प्लान में जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम होता है, उस पॉइंट में इसको यूज किया जाता है ताकि पानी को हम, जहाँ पे कोई भी फायर वगैरह की इस टाइप की कोई घटना घट रही है, तो उसको हम पूरी तरीके से रेस्क्यू कर सकें। तो इसको लगाने का तरीका जो है, ये लगेगा उसमें हाइड्रेंट में। इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको प्रेशर से खींचना पड़ता है दोनों तरफ, थोड़ा। ये जो है, ये दोनों है, दोनों साइड से इसको ऐसे खींचना पड़ता है। ये खींचेंगे, खींचने के बाद में इसको लोड करो। खींचने के बाद में ये इसके अंदर नोजल लोड हो जाएगा। ये जो है, इसको ऑपरेट करने का तरीका है, इसको पकड़ने का तरीका है। इसके अंदर जो प्रेशर है, वो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 2-3 मैन पावर हमारे पास में वहां पे उस टाइम पे मौजूद होनी चाहिए। उसके बिना हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे फायर प्रेशर को। अदरवाइज ये सीधा अपने हिट करेगा मुंह के ऊपर। वो हमारे पास में 2-3 मैन पावर इसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए। यस मैम जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने हमको डिस्प्ले करके चीजों को दिखाया। हम सब आज तक सुनते आ रहे हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, बट आई फील दैट प्रिकॉशन इज द ओनली क्योर, बिकॉज प्रिकॉशन से ही हम चीजों को बड़े पैमाने पे गलत होने से रोक सकते हैं। मैं जो आज की जो वेबिनार है, जहाँ पर महेंद्र सर ने हमने बहुत सारी चीजें बताई, उसमें मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवेज जो हम पेरेंट्स के लिए हैं, वो ये है कि हम अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाएं। और सबसे मुझे सर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि सर ने बोला कि हम जो है जो नंबर है, इमरजेंसी नंबर्स हैं, वो केवल ना अपने घरों में डिस्प्ले करें, बट लगभग 6 महीने में बीच बीच में उनको फोन करके चेक भी करते रहे कि वो एक्चुअली में काम भी करते हैं कि नहीं करते। अदरवाइज क्या होगा कि हमने, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपके पास दोस्त बहुत है, ठीक है, तो 6-7 महीने में बीच बीच में उनको फोन करके उधार मांग के चेक करते रहे कि वो जरूरत पड़ने पर आपको पैसा देंगे कि नहीं देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जब हम ट्रेवल करते हैं, तो ट्रेवल करते समय इमरजेंसी एग्जिट विंडो कहाँ है। अगर एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो जितने भी प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर्स सिखाए जाते हैं, उनको हम ढंग से और ध्यान से सीखें, ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। आज समय के अभाव की वजह से हम ज्यादा इसको और एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। सो बस जाते जाते सर आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये कि आपको क्या लगता है कि सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनमें सारी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो हम पेरेंट्स को खुद को ध्यान में रखनी चाहिए या हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल डूइंग द। मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम ट्रेनिंग भी लेते हैं, हम बच्चों को सिखाते भी हैं, स्टूडेंट को भी सिखाते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करना और तुरंत डिसीजन लेना, चाहे वो डिसीजन पेरेंट्स की तरफ जाता हो या अपने हेड्स की तरफ जाते हो, तो वो बच्चों को पता होना चाहिए कि उसको इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज भी सब कुछ है, कोई घटना घट जाती है लेकिन वो बच्चा बोल नहीं पाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। तो उस टाइम पे फिर हमारा वो जो सिखाना, इक्विपमेंट के बारे में बताना और रेस्क्यू करना, वो सब बेकार हो जाता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बच्चे को रिपोर्टिंग तुरंत करना है। पेरेंट्स फोन नहीं उठा रहे हैं तो पुलिस स्टेशन वगैरह में उसको तुरंत कॉल करें, तो उसके अंदर जो हेजिटेशन है उसको बाहर निकालना है, और वो हेजिटेशन ही उसका सबसे बड़ा बचाव है। ऐसा ही स्कूल्स वगैरह में है, जब कोई भी अपन को इंफॉर्मेशन मिलती है कि सपोज पूरा क्लास में सांप घुस गया, अब सांप घुसने के बाद में हमारे पास हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, बिल्कुल हम इधर उधर भागने लगेंगे। तो जो टीचर्स है, कोऑर्डिनेटर्स है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि सब चेयर पे खड़े हो जाओ। चेयर पे खड़े होने के बाद में ऑटोमेटिक रेस्क्यू करने का चांस बनता है। तो ये हमारा सेंस ऑफ माइंड, वो हमारा माइंड बिल्कुल हमारा काम करना चाहिए। और कोई भी रेस्क्यू के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, तुरंत एक अपने जो हेड है उसको इन्फॉर्मेशन करनी है, उसके बाद तुरंत रेस्क्यू चालू कर देना है। अगर हमने उसमें टाइम लगा दिया तो हम बहुत बड़ी नुकसान को हम झेल सकेंगे, झेल पाएंगे उसको। तो सर जो आपने सुझाव दिया है उस सुझाव से जो मैं इंटरप्रेट कर पा रही हूँ वो ये कि हम जो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, उन ट्रेनिंग के बीच में हम जो आपने मॉक ड्रिल्स की बात की थी, वो बीच बीच में हम वो मॉक ड्रिल्स करते रहे, अपने बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंटली सिखाएं कि एडवर्स कंडीशन में शांत रहना कितना इंपॉर्टेंट है, धैर्य रखना कितना इंपॉर्टेंट है और इमीडिएट डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट। एम आई राइट सर? यस मैम। जी। तो अब मैं आप लोगों से सबसे विदा लेना चाहूंगी। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे किसी नए वेबिनार के साथ में। आज आपने हमें जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी सेफ्टी के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सजेशन से सर एक और चीज है जो मुझे लगता है कि आपने जितनी भी फायर सेफ्टी की और प्रिकॉशंस की बात की इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, वो तो मैं बताते हुए बहुत प्राउड हूँ अपने दर्शकों को कि वो तो हम अपने स्कूल में सब इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं। लेकिन आपके बातों से एक और चीज निकल कर आई है, वो चीज निकल कर आई है कि हम जो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो फर्स्ट एड है बेसिकली, उसके अंदर अपने बच्चों को ट्रेन करें। तो हमारे साथ क्योंकि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी जुड़े हैं दुबे सर, तो मैं दुबे सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम न्यूअर फ्यूचर जल्दी ही कोई ऐसा प्लान भी करें कि हम अपने बच्चों को फर्स्ट एड या जितने भी व्हाट टू कॉल, जिसको आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हम बच्चों को दे पाए, उन्हें उसके लिए ट्रेन कर पाए। तो इसके लिए हम एक सीरीज शुरू कर सकते हैं जहां पर हम हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार कोई एक ऐसे टॉपिक का चुनाव कर सकते हैं जिससे कि बच्चे जो हैं वो उस चीजों को सीख सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ प्रिंसिपल सर कि आप इसको हमारे स्कूल में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी मैम, बिल्कुल, आई विल। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो थैंक यू सो मच। मैडम प्लीज। जी सर। प्लीज जी आज जो वेबिनार हुआ, इस वेबिनार में जो है हमारे जो स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ, उन लोगों ने भी यहाँ पे फिजिकली अटेंड किया है। मैं एक बार आपको प्लीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम सबसे मिलना चाहेंगे। ये हमारी स्कूल की सेफ्टी टीम है, मैं अजय जी को देख पा रही हूँ अभी। मीना जी, अजय जी, महेंद्र सर, आप हमें उन सबका परिचय भी कराएं प्लीज। अजय जी, अजय शर्मा जी। अजय शर्मा जी सर हैं जो वो हमारी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं, हर समय अलर्ट रहते हैं। मीना बाई जी। मीना जी जो है हमारी सेफ्टी इंचार्ज है, जो कि हमारे स्कूल में आने जाने वाले हर व्यक्ति को ये
एंट्री करती हैं। कोई भी व्यक्ति इनकी परमिशन के बिना बिना एंट्री के अंदर आ और जा नहीं सकता है। स्टाफ गार्ड लोकेश। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैडम उमेश जी, गार्ड साहब उमेश। उमेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। मैडम गार्ड साहब सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लास्ट हमारे महेंद्र सर, जो कि हमारी इस पूरी टीम को गाइड करते हैं। इनकी लीडरशिप के अंदर ये पूरा प्रोग्राम चलता है, तो वी आर लकी एंड फॉर्चुनेट एनफ टू हैव हिम। सो थैंक यू सो मच सर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक के बाद साथ में। इस बार हमने डिसाइड किया है कि हम नेक्स्ट वीक की जगह इसको 15 डेज में भी कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे सेकेंड सैटरडे को आपसे किसी नए टॉपिक के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर। प्रिंसिपल सर, हमारे सोसाइटी के सभी गणमान्य सदस्य जो हमसे जुड़े, हमारे अभिभावक, स्टाफ मेंबर्स और बच्चे, मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।